Okay, hello everyone. Welcome to Unacademy. Let's crack it. So we're live now. We're having discussion about irrigation engineering, and this is the comprehensive and complete course for irrigation engineering. ओके सो यस्टरडे जो हमारा फर्स्ट पार्ट में मैंने इरिगेशन का आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इरिगेशन क्या है, इरिगेशन क्यों ज़रूरी है, इरिगेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इरिगेशन से हम पानी कम करेंगे तो प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पानी बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक ओवरव्यू सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको कल बताया, और कल मैंने आपको ये भी बताया कि हम इस कोर्स में, जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमने स्टार्ट किया है, इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में मैं कितना कवर करने वाला हूँ, ये भी मैंने कल आपको बताया। आज का जो सेशन होगा, आपको पता है कि सारे सेशन छोटे छोटे ही होने वाले हैं। तो आज के सेशन में मैं बात करूंगा, मेनली बात करूंगा टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन की। टेक्निक्स की बात करते हैं। टेक्निक्स में मतलब क्या है फ्री फ्लडिंग, क्या है वाइल्ड फ्लडिंग, क्या है बेसिन फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, स्प्रिंकलर फ्लडिंग। ये जो सारे बहुत ही कॉमन नाम हैं जो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इन योर पेपर्स, तो वो उसके बारे में बात करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये टाइप्स ऑफ इरिगेशन की बात करूंगा कि इरिगेशन के टाइप्स क्या होते हैं, क्या सरफेस है, क्या सब सरफेस है, और अगर हम और आगे बात करें तो सरफेस में कितने टाइप्स हो सकते हैं, सब सरफेस में कितने टाइप्स हो सकते हैं। फर्दर उसका सब डिवीजन भी करेंगे, उसका भी सब डिवीजन करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरेटिकल, इस भी बात करेंगे, और एक न्यूमेरिकल भी बनता है, उस न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे, और एक डेरिवेशन उसकी बात करेंगे। सो ऑल अबाउट इस लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 2 है इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का, इसमें इन दोनों टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं फॉर द टेक्निक्स एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है। सो एज यूजुअल डेली की तरह, हर क्लासेस की तरह आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो यू हैव टू बी विद मी टिल एंड ऑफ द क्लास, एंड आपके जो भी रेलिवेंट डाउट आएंगे, आपका जो भी रेलिवेंट पॉइंट रहेगा, आप मुझसे यहाँ पे कमेंट करिएगा, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। So you are at Unacademy, India's largest online learning platform, and here you are preparing for GATE and ACE with India's best educators. Okay? और इस चैनल पे मैं और मेरे साथ ही कुछ फेलो टॉप एजुकेटर्स आपको कंप्लीट कवरेज करा रहे हैं फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम। ओके, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट नो मी, मेरा नाम है कमलाकर पांडे, एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम 5+ ईयर, इनफैक्ट यू कैन से नाउ 6 ईयर्स, क्योंकि 1 साल के आसपास तो मुझे अनअकैडमी में ही हो गया पढ़ाते पढ़ाते। And for civil engineering category in GATE and ACE, and have mentored about 10,000 students so far all across the India, including some of the toppers also. मैंने बहुत सारी अंडर 100 और अंडर 10 रैंक भी मेंटर की हुई है। Academically बात करें तो I myself have qualified GATE many times. My best rank in the GATE was 121 in the GATE 2015, and I have been also appeared in the interview of Engineering Subject Examination 2015 and MPPSC Assistant Engineering Examination 2016. So with that vast experience of qualifying exam, having appeared in the written interviews, and vast experience of teaching you all, so with that collective wisdom here at Unacademy, at this platform, I will help you in your irrigation engineering course to clear all your concept and to solve all the problems related to irrigation. Okay, दिस इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप। देखिए, अनअकैडमी का जो फ्री एजुकेशन का इनिशिएटिव है, उस रेवोल्यूशन के तहत आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री मिल रही हैं। जैसे हम यही क्लास फ्री कर रहे हैं, आप कंप्लीट कोर्स इसका फ्री करोगे तो ये फ्री, लेकिन ये कुछ क्लासेस यूट्यूब पे हो रही हैं, कुछ क्लासेस हमारी स्पेशल क्लासेस पे होती हैं। तो वो फ्री स्पेशल क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलेंगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे हम इरिगेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, और इरिगेशन के जो एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज कहाँ करेंगे? हम लर्निंग ऐप पे करेंगे। तो उसके लिए आपको लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रॉम द प्ले स्टोर, और वो भी फ्री होगा एब्सोल्युटली। बस आपको करना क्या है? गेट या सी सेक्शन में जाना है, यूज करना है कोड IMKP, एंड यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल द फ्री कंटेंट अवेलेबल देयर। तो फ्री एजुकेशन का इनिशिएटिव अनअकैडमी ने आपके लिए ला दिया है, और बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, एंड आई होप आप भी फायदा उठा रहे हैं और आप भी बहुत कुछ सीख पा रहे हैं यहाँ से। ठीक, सो कोड याद रखना IMKP फॉर एवरी सिंगल टाइम रजिस्टरिंग योरसेल्फ फॉर द फ्री स्पेशल क्लास।
बट यू इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, इसमें एक प्रॉपर बैच में प्रॉपर कोर्स में एनरोल होना है तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एट द मिनिमल कॉस्ट। एंड फॉर दिस यूल हैव डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, आपको टेस्ट वगैरह भी मिलता रहेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी भी लेक्चर का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं मिलता है डेफिनेटली। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आप प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाओगे देन यू विल हैव टू कम विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू विल गेट अ पर्सनल कोच हु विल मेंटर यू, हु विल गाइड यू, ओके जो आपके प्रॉपर समय समय पर आपके रिव्यूज ले जाएंगे, आपके बूस्टर वर्कशॉप्स ले जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस देखी जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक यूनिक मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का भी आपको फीचर मिलता है फॉर द डिफरेंट सेंट्रल एंड स्टेट एग्जाम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लस के बेनिफिट्स तो आपको मिल ही रहे। सो यू कैन सी ऑल द टॉप एजुकेटर्स आर हियर एंड एवरी एजुकेटर हैज कोर्स। जैसे मेरा कोर्स अगर बहुत डिटेल्ड कोर्स चाहिए तो प्लस पे भी कोर्स बना हुआ है, मैंने प्लस पे कोर्स बनाया है, डेफिनेटली इज इन वेरी डिटेल, ठीक है। बट अगर आपको फ्री में कोर्स पढ़ना है तो आप फ्री पे भी यहाँ पढ़ सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर फाइनेंस। आपको जिसकी जरूरत है उसका आप यहाँ पे फायदा उठाएंगे, ओके। So whether you are choosing plus or you are choosing iconic, you don't have to pay this much price। ये प्राइस आपको पे नहीं करना है। I will suggest you to go for the longer duration क्योंकि पर मंथ कॉस्ट इसकी बहुत कम है in comparison to the 1 month or 3 month, but you don't pay this price, okay। कोड यूज करना है आपको IMKP and you will have to pay discounted price। Similarly in iconic also don't pay this price, use code IMKP and pay discounted price। So IMKP कोड से आपको कई सारे फायदे मिलने वाले हैं। पहला फायदा आपको क्या मिलेगा, आपका जो फ्री प्लान है वो फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा, आपका प्लस सब्सक्रिप्शन में भी फायदा होगा और आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी फायदा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट एनी अदर हेल्प, इफ यू वांट मोर हेल्प, मोर डिस्काउंट एंड एनी अदर गाइडेंस रिलेटेड टू द मटेरियल, बैचेस, कोई अदर क्वेरी होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी थ्रू योर अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ओके उसके थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाएं जो कंप्लीट कोर्स कवरेज कर रहे हैं और उसके बाद आपको यहाँ से मैं कोर्स को आगे बढ़ाऊंगा, करेक्ट। सो चलिए, कहाँ हैं भाई आपके फेलो स्टूडेंट्स नॉट प्रेजेंट इन द क्लास? बहुत सारे बच्चे लेट हो गए हैं, आते हो तुम लोग लाइक करके चले जाते हो, है ना। क्लास पढ़ते वक्त गायब हो, बहुत सारे बच्चे नहीं हैं क्लास में। क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आप बहुत ध्यान से नहीं सुनेंगे तो, ठीक है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन तो इजी पड़ता है लेकिन टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन में आज तक बच्चों को दिक्कत होती है, उनको समझ में ही नहीं आता है सर वाइल्ड में क्या डिफरेंस है, बेसिन में क्या डिफरेंस है, चेक में क्या डिफरेंस है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक आपको पूरा का पूरा उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आएगा वो क्लियर होगा ही नहीं, वो क्लियर नहीं होगा, करेक्ट। सो चलिए धीरे धीरे आप लोग जुड़ते रहेंगे एंड मैं स्टार्ट करता हूं। आई एम स्टार्टिंग हियर, ओके। सो चलिए, कल की क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, हर बार मैं आगे बढ़ने से पूछे पहले कल की क्लास के बारे में आपसे पूछ लिया करूंगा एंड आई होप आपको कल की क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस इरिगेशन और इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत कल की क्लास में नहीं है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन की, इरिगेशन के क्या टाइप्स हैं। देखिए टाइप्स को मेनली जो हमने किया है कि इरिगेशन हम कैसे दे सकते हैं, हाउ कैन वी इरिगेट आवर फील्ड, हम फील्ड को अपने इरिगेट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत जनरल टर्म में अगर मैं क्लासिफाई करूं इन द वेरी जनरल टर्म, तो देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज द सरफेस इरिगेशन, एंड सेकंड इज द सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस या अंडरग्राउंड, सिंपल सा बात है। क्या सरफेस मतलब अगर पौधों को पानी आपने सरफेस के ऊपर से दिया तो हम उसको कहेंगे सरफेस इरिगेशन, और अगर उस पौधों को पानी आपने अंडरग्राउंड तरीके से दिया तो हम उसको कहेंगे सब सरफेस इरिगेशन। अब देखिए सरफेस और सब सरफेस का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब सपोज दैट अगर मैं एक टिपिकल फील्ड की बात करता हूं, तो इफ दिस इज अ टिपिकल फील्ड और इस फील्ड में मेरे पौधे लगे हुए हैं और इसमें यहां पर है रूट जोन, इन पौधों के रूट जोन, अल्टीमेटली पानी कहां जाना है, रूट जोन में जाना है। तो अब अगर पानी आप कैसे दे रहे हो, अगर आप पानी ऐसे प्रोवाइड कर रहे हो तो ये हो जाएगा सरफेस इरिगेशन, और अगर पानी आपने नीचे से दे दिया तो ये हो जाएगा सब सरफेस इरिगेशन। सिंपल, वेरी सिंपल। Whether you are providing the water to the crops as per their requirement from the surface of the field or you are providing underground to the field, depending upon it will be categorized into surface and subsurface। एक वेरी सिंपल अगर हम बात करें इसका डेफिनेशन हो जाएगा। तो सरफेस को अगर मैं बात करता हूं कि सरफेस इरिगेशन क्या है, तो सरफेस इरिगेशन को अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे, हालांकि नोट्स मैं भेजूंगा भी ग्रुप में, घबराना नहीं है, ठीक है। नोट्स में ग्रुप में भी भेज दिया करूंगा डेली का डेली, लेकिन हाँ आप उसको एडिट करके अपने हिसाब से नोट्स बना लेंगे। तो डेली का मतलब है जब 2-3 क्लासेस हो जाया करेंगी तब इकट्ठे नोट्स भेजूंगा मैं उतने पोर्शन का, ठीक। बट आप अगर अपने से नोट्स बना लेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। तो सरफेस इरिगेशन की बात अगर मैं करता हूं तो अगर मैं डेफिनेटली लिखूं
डेफिनेटली लिखता हूं तो water is applied on the surface of agricultural field, applied on the surface of agricultural field. सिंपल हो गया सरफेस इरिगेशन, ये हो गया सिंपल, हो गया सरफेस इरिगेशन. इट इज वेरी सिंपल सरफेस इरिगेशन. सब सरफेस इरिगेशन क्या है? वही वाटर इज अप्लाइड इनटू सब सरफेस ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड. तो क्या हो गया? सब सरफेस इरिगेशन हो गया. क्लियर बात यहां तक समझ में आ रही? बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? चलिए कमेंट करते जाइएगा भाई, कहां चले गए तुम लोग. कोई भी डाउट आएगा पोस्ट करते रहिएगा, इसमें ऐसा कुछ जानने का है भी नहीं. ठीक है, ठीक है. और सरफेस के लिए लिख दूं मैं, यहां दोनों डेफिनेशन लिख देता हूं. सब सरफेस के अगर बारे में लिखूं तो सब सरफेस इरिगेशन को मैं लिख देता हूं कि वाटर इज अप्लाइड ऑन द सब सरफेस ऑफ फील्ड डायरेक्टली इनटू द रूट जोन. सब सरफेस ऑफ फील्ड डायरेक्टली इनटू द रूट जोन. तो वाटर को हमने कहां दे दिया है? डायरेक्टली इनटू द रूट जोन दे दिया है. सो दैट इज द सब सरफेस इरिगेशन, directly into the root zone. Okay, so that is the subsurface irrigation and the previous one was the surface irrigation. लेकिन अब यहां से आपको बात समझ में नहीं आनी है, तो बहुत इजी है. लेकिन क्या सरफेस ऑफ सब सरफेस को भी हम कर सकते हैं? यस, सरफेस ऑफ सब सरफेस को भी हम आगे कैटेगराइज कर सकते हैं, और इसको हम कैटेगराइज करेंगे फ्लो में और लिफ्ट में. तो सरफेस को हम कैटेगराइज करेंगे फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन, और फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन. फ्लो इरिगेशन को भी मैं आगे कैटेगराइज करूंगा दो कैटेगरी में. पहली कैटेगरी होगी मेरी पेरेनियल इरिगेशन. अब देखिए ये समझना पड़ेगा आपको, पहली कैटेगरी होगी मेरी पेरेनियल इरिगेशन, और जो मेरी सेकंड कैटेगरी होगी वो होगी फ्लड और इनंडेशन इरिगेशन, या फ्लड या इनंडेशन. अब देखिए इसको समझना, आई एम सॉरी, थोड़ा सा ये हैक यूज करना पड़ेगा. ओके सर, अभी लेक्चर का पीडीएफ भेज दीजिएगा. हाँ जितेंद्र, लेक्चर का पीडीएफ में अभी इन दोनों लेक्चर्स का पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा. टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग सब लोग हैं ही. सिविल इंजीनियरिंग टेलीग्राम ग्रुप है, @study nation civil उसका आईडी है, तो आप वहां से आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो फ्लड या इनंडेशन, फ्लड इनंडेशन मतलब देखिए ये पार्ट सरफेस के ही हैं. आपको ये समझना है कि चाहे फ्लो हो चाहे लिफ्ट हो, ये भी सरफेस के पार्ट है. और अगर फ्लो की बात करें तो ये भी पेरेनियल इरिगेशन का पार्ट है. पेरेनियल भी फ्लो का पार्ट है और सरफेस का पार्ट है. और फ्लड किसका पार्ट है? फ्लो का पार्ट है, सरफेस का पार्ट है. मतलब कुल मिला के एक बात समझ में आ गई कि लिफ्ट में भी अप्लाई कहां से होगा? सरफेस से अप्लाई होगा. फ्लो में कहां अप्लाई होगा? सरफेस पे अप्लाई होगा. पेरेनियल में भी कहां अप्लाई होगा? सरफेस पे ही अप्लाई होगा और फ्लो करके अप्लाई होगा. और फ्लड में भी कहां होगा? फ्लो करके अप्लाई होगा, लेकिन सरफेस पे अप्लाई होगा. तो अब समझना है कि फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन का क्या मतलब है. एक रफ डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, देखिए ये एक फील्ड है, इस फील्ड में क्या लगा हुआ है? पौधे लगे हुए हैं. देखिए एक रफ डायग्राम समझा रहा हूं, डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट समझना है. अब अगर मेरे पास कहीं ऊंचाई पर यहाँ पे कोई डैम है, एक ऊंचाई पर एक क्या है? एक डैम है, और इस डैम से कोई एक ऐसा क्या आ रहा है? कोई एक कैनाल आ रही है, और कैनाल ऑटोमेटिकली, कैनाल या पाइप है या कुछ भी है, ऑटोमेटिकली फ्लो करके आ रहा है. और फ्लो करके कहां मैंने प्रोवाइड कर दिया? सरफेस पे. ध्यान देना, ऑटोमेटिकली फ्लो करके आ रहा है बाय मींस ऑफ द ग्रेविटी. वो ऊंचाई पर है, ग्रेविटी पर है, उसके पास ऑलरेडी ज्यादा एनर्जी है. अगर मैं वहां से ओपनिंग करता हूं तो उस ओपनिंग से पानी सीधा मेरे फील्ड में आ जाएगा विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी या विदाउट लिफ्टिंग द वाटर. तो हम उसको कहेंगे फ्लो इरिगेशन. और देंगे कैसे? सरफेस से अप्लाई करेंगे, तो उसको कह देंगे सरफेस इरिगेशन. और सरफेस इरिगेशन में भी फ्लो. लेकिन क्या होता है कि अगर हमको सरफेस पे अप्लाई करना है लेकिन वो अपने आप फ्लो करके नहीं आएगा, हमको उसको उठाना पड़ेगा, तब वो कहला देगा लिफ्ट इरिगेशन. जैसे कुएं में पानी है, अब कुएं में पानी है और अगर हम पंप से कुएं के पानी को निकाल के और फिर सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा लिफ्ट सरफेस इरिगेशन. या फिर यूं कह दो कि किसी नदी में, तालाब में पानी भरा हुआ है लेकिन वो पानी ऑटोमेटिक नहीं आ सकता,
वो पानी ऑटोमेटिक नहीं आ सकता क्योंकि उनका लेवल सेम है, या वो तालाब का नदी का पानी कहाँ है, नीचे है। तो फिर वहां पे मैं पंपिंग सेट लगा के उसको क्या करूंगा, उसको कुछ मैं काइनेटिक एनर्जी दूंगा और वो पानी वहां से फ्लो करते हुए कहाँ आएगा, मेरे फील्ड पे आएगा। तो वो भी लिफ्ट इरिगेशन ही कहलाएगा। लेकिन प्रोवाइड कहाँ करना है, सरफेस पे प्रोवाइड करना है। तो डिपेंड ये करेगा कि वो पानी जो आप सरफेस पे दे रहे हैं क्या वो ऑटोमेटिकली फ्लो करके आ रहा है। अगर ऑटोमेटिकली फ्लो करके आ रहा है सरफेस पे तो सरफेस इरिगेशन में फ्लो इरिगेशन हो गया। और लेकिन वो ऑटोमेटिक फ्लो करके नहीं आ पा रहा है, हमको उसको एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ रही है, तो हम उसको कहेंगे कि सरफेस इरिगेशन तो है लेकिन वो लिफ्ट इरिगेशन है। बात समझ में आई? अभी मैं इन सब के बारे में लिख दूंगा, आगे घबराने की जरूरत नहीं। करेक्ट। तो एक बात आपको क्या समझ में आया कि फ्लो में ऑटोमेटिक बह के आता है और लिफ्ट में हमको क्या करनी पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन फ्लो में भी एक 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 दो कैटेगरी बना दी इन्होंने, पेरेनियल और फ्लड इनंडेशन। अब आपको आपने क्लास 8 की 9th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पेरेनियल रिवर्स क्या होती हैं। तो पेरेनियल रिवर्स होती है जैसे गंगा रिवर। गंगा रिवर कैसी रिवर है, पेरेनियल रिवर है। कैसी क्या होती है पेरेनियल रिवर्स, वो रिवर होती है या वो स्ट्रीम्स होती हैं जो थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, उनको किसी भी पर्टिकुलर सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। या अगर आपके आपके शहर आपके गांव में या कॉलोनी में कोई कैनाल होगी या कोई तालाब होगी जो किसी पर्टिकुलर सीजन में गर्मियों में सूख जाती होगी, बरसात में फिर चलने लगती होगी, तो वो पेरेनियल नहीं हुई, वो पेरेनियल नहीं हुई। पेरेनियल वो होती है जो थ्रू आउट द ईयर चलती है, उसको किसी भी सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही पानी अगर फ्लो करके आ रहा है, सरफेस से हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, मतलब अगर आप ऐसे समझो कि यहां मैंने क्रॉप लगा रखा है और यहां से पानी बह के आ रहा है, तो अगर मुझे अभी पानी चाहिए, सपोज दैट आज 15 मार्च है और 15 मार्च को मुझे इरिगेशन करना है, तो भी मैं यहां ओपन कर दूंगा और 15 मार्च को ऑटोमेटिक पानी आ गया, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैं 5 दिन बाद इरिगेट करूंगा, तो फिर 20 मार्च को मैंने ओपन किया, 20 मार्च को फिर पानी आ गया, फिर मैंने 25 को ओपन किया, फिर मैंने अप्रैल में ओपन किया, फिर मैंने मई में ओपन किया। मतलब मेरे पास एक ऐसी रिवर, ऐसी स्ट्रीम या मेरे पास वाटर का ऐसा सोर्स था कि जब जब मुझे जरूरत थी तब तब मैंने उस सोर्स को ओपन किया, तब तब पानी ऑटोमेटिक फ्लो करते हुए मेरे फील्ड पर आया और मैंने सरफेस से अप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि एज पर आर रिक्वायरमेंट, एज पर आर कन्वीनियंस, अगर पानी अवेलेबल है तो इट विल बी कम इनटू पेरेनियल इरिगेशन, और वो ऑटोमेटिक फ्लो करके आ रहा है तो इट वाज डेफिनेटली पार्ट ऑफ द फ्लो इरिगेशन। और अगर हम सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो इट वाज सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन में सरफेस से देना है, फ्लो में ऑटोमेटिक फ्लो करके आएगा, और पेरेनियल में हमको जब जब जरूरत हो तब तब हमारी जरूरतें पूरी कर देगा। याद रखना है, मैं लिखूंगा, आई विल राइट ऑल दीज थिंग्स फॉर योर कन्वीनियंस, लेकिन आपको पहले यहां समझना है। फ्लड इरिगेशन या इनंडेशन में क्या होता है कि देखो नाम से दिखा रहा है फ्लड। फ्लड का मतलब है कि फ्लड भी किसका पार्ट है, फ्लो इरिगेशन का पार्ट है। मतलब फ्लड इरिगेशन में भी जब हम इरिगेट करते होंगे तो ऑटोमेटिक बह के आता होगा सरफेस, और ये भी सरफेस का पार्ट है। इसका मतलब है कि इसको भी हम अप्लाई कहां करते होंगे, सरफेस पे ही अप्लाई करते होंगे। लेकिन ये पेरेनियल नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें एज पर आर रिक्वायरमेंट पानी नहीं मिलेगा। मतलब इसमें क्या होता है कि शुरू में हम फील्ड को ऑटोमेटिक पूरी तरह से फ्लडेड कर देते हैं, भर देते हैं, पूरी तरह से डुबा देते हैं। ठीक है, पूरा फील्ड को उसकी कैपेसिटी पे पूरा पानी दे देते हैं, और फिर ओवर द टाइम वो अपनी जरूरत को पूरा करता रहता है। दोबारा मेरे पास ऐसी कन्वीनियंस नहीं है कि हम, यस गुड मॉर्निंग कुरान, कि हम दोबारा अगर उसको इरिगेट करना चाहें तो दोबारा हमको पानी मिल जाएगा। तो अगर एज पर आर रिक्वायरमेंट पानी मिल जाता है तो वो कहलाएगा पेरेनियल इरिगेशन। लेकिन एज पर आर रिक्वायरमेंट पानी नहीं मिलता है, हमको समय के साथ एक बार इरिगेट करके उसकी जरूरत को आगे तक पूरा करना पड़ता है, तो वो कहलाएगा फ्लड इरिगेशन या इनंडेशन इरिगेशन। सरफेस पे हम सरफेस पे पानी प्रोवाइड करेंगे, फ्लो में ऑटोमेटिक फ्लो करके आएगा, लिफ्ट में हमको मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या सबको इतनी बातें क्लियर है? इज एवरीवन कंफर्टेबल विद सरफेस इरिगेशन पॉइंट्स? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। सरफेस इरिगेशन के सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको? तो मैं सब सरफेस पे पहुंचूं। सर पेरेनियल क्या है? बेटा पेरेनियल के बारे में मैंने आपको बताया। पेरेनियल वो इरिगेशन होती है कुणाल कि एज पर आर रिक्वायरमेंट, जब जब मुझे जरूरत है तब तब पानी है। जैसे गंगा रिवर है, अब गंगा रिवर के बगल में अगर कोई खेत होगा, उसको अगर गंगा के किनारे जो खेत होगा और वो जो खेती वहां पे हो रही होगी, तो उसको अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो जब जब वो गंगा से क्या करेगा, ओपनिंग कर देगा और पानी आके खेतों में भर जाएगा। फिर वो ओपनिंग बंद कर देगा, फिर वो 10 दिन बाद ओपन कर देगा, फिर वो भर जाएगा, फिर बंद कर देगा। मतलब पेरेनियल का मतलब है थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द पीरियड, कभी भी हमारे पास हर वक्त पानी अवेलेबल है और मैं जब चाहूंगा पानी तब आ जाएगा। हमको हमारी जरूरतों के हिसाब से पानी मिल जाएगा, पानी हमेशा अवेलेबल है। लेकिन फ्लड इरिगेशन में पानी हमेशा अवेलेबल नहीं है। एक बार फ्लडेड कर देना है और हमको ये एज्यूम कर लेना है कि बाकी जरूरतें उसकी पूरी हो गई। अभी क्लियर है? बोलो जल्दी। गॉट इट? यस जितेंद्र सिंह सर फॉर लॉन्ग नहीं, लॉन्ग टाइम को आप डिफाइन नहीं करेंगे जितेंद्र, लॉन्ग टाइम को डिफाइन नहीं करेंगे। आपको डिफाइन करना होगा एज पर आर रिक्वायरमेंट। पर हाँ, रिक्वायरमेंट हमारी लंबे समय तक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा क्रॉप लगाया आपने। लेकिन हाँ,
ओके, अशोक नंदलाल मेघवाल सर, ऑल टाइम प्रेजेंट रहेगा फॉर इरिगेशन। यस यस, ऑल टाइम प्रेजेंट रहेगा, वही होगा पेरेनियल। लेकिन याद रखना बेटा, ये तो याद रखना है, कुणाल हो, अशोक हो, एवरीवन, ऑल टाइम प्रेजेंट है, पेरेनियल है, लेकिन वो ऑटोमेटिक फ्लो करके भी आएगा। ऑल टाइम प्रेजेंट है और तुम मैकेनिकल एनर्जी लगा दोगे तब तो वो लिफ्ट हो जाएगा ना, ना लिफ्ट का पार्ट नहीं है ये। ऑल टाइम प्रेजेंट है और ऑटोमेटिक फ्लो करके आ रहा है, याद रखना। और हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? सरफेस से प्रोवाइड कर रहे हैं। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। करेक्ट, बोलो हाँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। यस, हाँ हाँ ठीक है खगेन, बिल्कुल 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 सही है। करेक्ट एवरीवन, ओके, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ऑल टाइम प्रेजेंट होगा, जब भी जरूरत है रहेगा, लेकिन ऑटोमेटिक फ्लो करके आएगा और सरफेस से प्रोवाइड करेंगे। ये दोनों चीजें जोड़ना मत भूलिएगा, ये दोनों चीजें जोड़ना मत भूलिएगा। करेक्ट, गॉट इट। चलिए खगेन, आपने मैसेज नहीं किया कल मुझे वापस से, फिर मैं जो भूल गया, आपका कमेंट देखा, फिर मुझे याद आया कि आपने मुझे कुछ एनालाइज करने को भेजा था। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, है ना, आज याद दिला दीजिएगा। करेक्ट, चलिए ओके, क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? अब हम आगे बात करें, सब सरफेस इरिगेशन की बात करें। ठीक है, सब सरफेस का मतलब क्या है? अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड डायरेक्टली इनटू द रूट जोन। क्या लिखा है सब सरफेस का? क्या मैंने यहां लिखा है कि अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ सब सरफेस ऑफ द फील्ड डायरेक्टली इनटू द रूट जोन। सीधा पौधों के रूट जोन में प्रोवाइड कर देंगे, सीधा पौधों के रूट जोन में। तो कैसे प्रोवाइड करते हो? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड, अब अंडरग्राउंड दो तरीके से होता है, अंडरग्राउंड दो तरीके से होता है। अगर आप याद करो तो कल मैंने आपको बताया था, कल जब मैं इरिगेशन के फायदे बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये पानी इसमें फ्लो कर रहा है और इसके किनारे अगर आपने कोई प्लांट लगाया है, इसके किनारे अगर कोई प्लांट लगाया नहर के किनारे, तो नहर में से जो पानी सीप करेगा, नहर में से जो पानी सीप करेगा वो डायरेक्टली इस प्लांट के रूट में चला जाएगा। ठीक है, नहर में से जो पानी सीप करेगा। आपका व्हाट्सएप नंबर मिलेगा सर? नहीं, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, लेकिन आप मुझे यहां पे कांटेक्ट कर लीजिएगा @study nation civil टेलीग्राम पे। यहां से आपको जो 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 जरूरत हो मिल जाएगी। इस टेलीग्राम पे आप मुझसे बात कर लीजिएगा। करेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग टेलीग्राम चैनल का नाम है एंड दिस इज द नेम, स्टडी नेशन सिविल, यू कैन गेट देयर। ओके, चलिए, तो दिस इज द थिंग हियर। ओके, तो ये क्या है? देखो ये पानी कैसे दे रहा है, हम ऊपर से तो पानी दे नहीं रहे, हम ऊपर से तो पानी दे नहीं रहे। पानी कैसा जा रहा है? अंडरग्राउंड जा रहा है, अंडरग्राउंड जा रहा है डायरेक्टली रूट में। लेकिन ये नेचुरली जा रहा है, नेचुरली कोई भी वाटर क्या कर रहा है? सीप कर रहा है, नेचुरली सीप कर रहा है। तो नेचुरली सीप कर रहा है तो सब सरफेस इरिगेशन का मतलब रूट जोन में जो पानी जाएगा उसका एक तो तरीका हो गया क्या? नेचुरल। नेचुरल का मतलब है कि ऑटोमेटिक सीप करके जा रहा है, ऑटोमेटिक सीप करके जा रहा है, हमने कोई एनर्जी नहीं लगाई। और एक होता है क्या? आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल में आपने आपने नाम पढ़ा होगा ड्रिप इरिगेशन का। ड्रिप इरिगेशन कैसी इरिगेशन होती है? जैसे हमने कभी कभी आपने न्यूज अगर पढ़ते होंगे तो आपको दिखा होगा कि इजराइल से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ड्रिप इरिगेशन के लिए, एक एमओयू साइन कर लिया। तो ड्रिप इरिगेशन वो इरिगेशन होती है कि अंडरग्राउंड, नीचे नीचे, जमीन के नीचे नीचे एक पाइप फ्लो करता रहता है और उन पाइप्स में परफोरेशन होती है और उन परफोरेशन से, जैसे ये फील्ड है, इस फील्ड के नीचे नीचे पानी पाइप फ्लो कर रहा है रूट जोन में, और वो जरूरत के हिसाब से जगह जगह पे पानी देता रहता है। तो अंडरग्राउंड अगर जा रहा है और आपने आर्टिफिशियल पूरी अरेंजमेंट कर रखी है, तो आर्टिफिशियल और पानी सीप करके पहुंच जा रहा है नीचे, तो होगा नेचुरल। करेक्ट, यहां तक बातें समझ में आ गई एवरीवन? ओके, जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? अब सबका डेफिनेशन लिख लें जल्दी भाई। लाइक वाइक तुम लोग कर दिया करो, है ना, लाइक वाइक करने में जरा भी लापरवाही नहीं करनी है आपको। करेक्ट, क्लियर हो गया यहां तक? लिखे, हम सबके सबके डेफिनेशन लिखें। करेक्ट, चलिए अब हम बात करेंगे आगे। हाँ, आर्टिशियन वेल, आर्टिशियन वेल एक्चुअली, आर्टिशियन वेल को भी हम कह सकते हैं, नहीं आर्टिफिशियल हो गया वो, नेचुरल नहीं हुआ। हाँ, आर्टिशियन वेल अगर आप बना रहे हो ना, बिल्कुल एनवायरमेंट आप पढ़ते हो, आर्टिशियन वेल वगैरह पढ़ते हो, तो वो सब सरफेस की कैटेगरी में आएगा और आर्टिफिशियल कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल, हम मैं कह सकते हो खगेनपाल। ठीक है, अगर आपने बनाया क्योंकि वो सीप नहीं हुआ है। बिल्कुल ओके, इस तरह के जितने भी डाउट हो आप पोस्ट करते जाइएगा। ठीक, चलिए ओके, नाउ नाइस। तो चलिए हम सबके बारे में लिखते हैं। सरफेस और सब सरफेस के बारे में मैंने लिख ही दिया है। अब मैं आगे आपको, सरफेस के दो पार्ट होते हैं, फ्लोर लिफ्ट, है ना, तो फ्लोर लिफ्ट को लिखता हूं, और सब सरफेस के दो पार्ट होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो चलिए मैं दोनों के बारे में यहां बात कर देता हूं। ठीक है, आई सेंड यू द नोट्स, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको नोट्स भेजूंगा। ठीक है, चलिए सिस्टमेटिक आपको मैं लिखवा देता हूं डेफिनेशन, सो दैट बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। तो अगर हम फ्लो इरिगेशन की बात करेंगे, फ्लो इरिगेशन की बात करेंगे, जो पार्ट है सरफेस इरिगेशन का, ए और बी फ्लो इरिगेशन, तो फ्लो इरिगेशन को मैं लिखूंगा कि वाटर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस, क्योंकि सरफेस इरिगेशन का पार्ट है, वाटर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड, ऑन द सरफेस ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड
वाटर इज अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड विद सिंपल एक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ऑटोमेटिक फ्लो करके आएगा विद सिंपल एक्शन ऑफ ग्रेविटी, विद सिंपल एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सिंपल एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तभी तो ऑटोमेटिक फ्लो करके आएगा। ग्रेविटी के ही थ्रू ऑटोमेटिक फ्लो करके आता है, जैसे ओपन चैनल होता है, करेक्ट, जैसे ओपन चैनल होता है। और इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं, सबको आपको पता है कि पहली कैटेगरी क्या है, पेरेनियल इरिगेशन, और दूसरी क्या है, फ्लड या इनंडेशन। तो फ्लड और पेरेनियल, इनका भी डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, फ्लो। उसके बाद में बात करता हूं लिफ्ट इरिगेशन की, बी पार्ट, लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, ऑटोमेटिक फ्लो करके नहीं आएगा, बाय सिंपल एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमको कोई भी मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर इसमें लिखूं तो मैं लिखूंगा कि वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड और एनी अदर सोर्स, वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, एक्सट्रैक्टेड, हम क्या कर रहे हैं, हमको एनर्जी दे रहे हैं इसमें, तो फ्रॉम ग्राउंड और एनी अदर सोर्स, वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड और एनी अदर सोर्स, है ना, यूजिंग नेचुरल और मैकेनिकल मेथड, यूजिंग नेचुरल और मैकेनिकल मेथड, ठीक है। जैसे पंपिंग सेट वगैरह लगा के हम कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप कह सकते हो। तो हमने उसको एनर्जी देनी पड़ी, तो लिफ्ट इरिगेशन कैटेगरी में आया। अब पेरेनियल और फ्लड के बारे में भी बता चुका हूं आपको। पेरेनियल क्या है, थ्रू आउट द ईयर इसकी जरूरतें पूरी करेगा, तो बिल्कुल यहां पे हेडिंग डालूंगा मैं, क्या, पेरेनियल इरिगेशन का। तो यहां पे बात करता हूं पेरेनियल इरिगेशन, तो पेरेनियल इरिगेशन को लिखूंगा, वाटर इज अप्लाइड, बस एक दो दिन थ्योरेटिकल चलेगा, उसके बाद जब हमारा न्यूमेरिकल आ जाएगा, वाटर रिक्वायरमेंट वगैरह और ये सब चीजें आ जाएंगी, तो काफी आसान भी हो जाएगा आपके लिए, घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। सो वाटर इज अप्लाइड, पेरेनियल इरिगेशन की बात करता हूं, थ्रू आउट, थ्रू आउट, देखा मैंने क्या बोला था कि पेरेनियल मतलब है जब जब जरूरत हो तब तब अवेलेबल है, तो सो थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड, थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड, what is applied throughout the growth period as per requirement, as per requirement, as per requirement on the surface of agricultural field। अब देखो ये सरफेस लिखना बहुत जरूरी है, ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड, है ना, बाय सिंपल एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि सबको पता है कि सिंपल एक्शन ऑफ ग्रेविटी से जो आता है उसको हम कहते हैं क्या, फ्लो। और ये पेरेनियल किसका पार्ट है, फ्लो का पार्ट है। हाइड्रोलॉजी इसके साथ होगा, नहीं बेटा हाइड्रोलॉजी इसके साथ नहीं होगा, ये फ्लो का पार्ट है। हाइड्रोलॉजी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, दूसरे एजुकेटर्स यहाँ पे करा चुके हैं, और बाकी प्लस पे भी हाइड्रोलॉजी हो चुका है, तो प्लस पे जो बच्चे होंगे प्लस पे भी हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सरफेस की बात है तो सरफेस का पार्ट है, तो पेरेनियल किसका पार्ट है, सरफेस का भी पार्ट है और फ्लो इरिगेशन का भी पार्ट है। इसीलिए फ्लो के लिए मैंने सिंपल एक्शन ऑफ ग्रेविटी लिखा है और सरफेस के लिए मैंने सरफेस ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड लिखा है। सो दीज आर द पेरेनियल इरिगेशन, ठीक है। अब अगर हम फ्लड या इनंडेशन की बात करें, फ्लड या इनंडेशन की बात करेंगे अगर हम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लड या इनंडेशन, तो आपको पता है कि ये भी सरफेस का पार्ट है, तो सरफेस पे तो अप्लाई होगा लेकिन थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड नहीं होगा, ठीक है। और ये भी, तो ये जो फ्लड भी है किसका पार्ट है, ये फ्लड इरिगेशन भी पार्ट है किसका, फ्लो का, तो ये सिंपल एक्शन ऑफ ग्रेविटी से बहते हुए आएगा, और ये पार्ट है सरफेस का, तो अप्लाई भी सरफेस पे होगा, लेकिन दिस विल नॉट बी अवेलेबल थ्रू आउट द पीरियड, क्योंकि ये पेरेनियल नहीं है। तो ये इसके बारे में आपको यहां पे लिख देता हूं, फ्लड या इनंडेशन में आपको मैं लिख देता हूं कि वाटर इज अप्लाइड ऑन सरफेस, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा राइटिंग वगैरह से, क्योंकि नोट्स वगैरह तो मैं आपको देने ही वाला हूं, और वैसे भी इसके बाद बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होगा। तो वाटर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी क्यों, क्योंकि फ्लो का पार्ट है ये, याद रखिएगा, बाय ग्रेविटी सो दैट फील्ड इज केप्ट सबमर्ज्ड। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्यों, क्योंकि हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं है, हमको इसकी जरूरत के हिसाब से खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। सो फील्ड इज केप्ट सबमर्ज्ड, कंडीशन एंड विच कैन फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट for remaining growth period, समझ गए क्या। एक बार हमने क्या कर दिया, सबमर्ज करा दिया,
उसके बाद जब जब वो जरूरत थी तब तब अपनी जरूरत पूरी कर ले रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट है, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया था, आपको मैंने इसके बारे में लिखवा भी दिया है ना, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सबको? चलिए, नाउ दैट इज फाइन, नाउ दैट इज फाइन। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेचुरल और देखिए सब सरफेस के जो दो पार्ट है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिखेंगे अगर हम, मैं नोट्स भेजूंगा आपको। ठीक है, तो सब सरफेस के दो पार्ट हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो उसकी भी मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। सो हियर आई वुड से राइट नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। तो नेचुरल आपको पता है कि सीपेज वगैरह हो रहा है तो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन हो जाता है। ठीक है, सो नेचुरल अगर है और सीपेज वगैरह हो रहा है तो होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि व्हेन लीकेज फ्रॉम एनी वाटर बॉडी, व्हेन लीकेज फ्रॉम एनी वाटर बॉडी, फ्रॉम एनी वाटर बॉडी passes through root zone of any plant या root zone of any plant or field, passes through root zone of any plant or field, तो हम इसको कहते हैं नेचुरल सबसरफेस। क्यों? आपको मैंने बताया था कि कैनाल प्लांटेशन वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो एनी प्लांट और फील्ड। और अगर हम बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल, ठीक है, सो आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करता हूं तो आर्टिफिशियल मैंने बोला था कि वाटर इज अप्लाइड इनटू रूट जोन, वाटर इज अप्लाइड इनटू द रूट जोन, वाटर इज अप्लाइड इनटू द रूट जोन बाय रूट जोन डायरेक्टली, है ना, तभी तो सब सरफेस का पार्ट है ये, बाय हेल्प ऑफ परफोरेटेड पाइप्स एंड ड्रेन्स। चलिए, इतना मामला समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट, राइटिंग वाइटिंग पे मत जाओ, समझने पे जाओ, नोट्स आपको प्रॉपरली भेजने वाला हूं, घबराओ नहीं जरा भी। चलिए, एनीथिंग एल्स? चलिए, टाइप्स ऑफ इरिगेशन हमारे फिनिश हो गए हैं और आई होप किसी भी बच्चे को टाइप्स ऑफ इरिगेशन में तो अब जरा भी दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। नो स्टूडेंट हैज एनी प्रॉब्लम इन टाइप्स ऑफ इरिगेशन। अगर टाइप्स ऑफ इरिगेशन कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन में फटाफट आऊं, जल्दी बताइए, कमेंट करिए। ओके, आयुष दीपक को समझ में आ गया, घबराइए नहीं, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपकी सारी समस्या का समाधान मिलेगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको यहाँ पे आ जाना है, करेक्ट। नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा, मैं आज ही भेज दूंगा पीडीएफ बची हुई ना, पूरी पीडीएफ एक साथ नहीं भेजूंगा, क्योंकि पूरी पीडीएफ एक साथ भेज दूंगा तो तुम लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हो, फिर तुम लोग उसी में से पढ़ लेते हो, नोट्स वोट्स बनाते नहीं। क्योंकि क्लास में आके लाइव सुनोगे और लाइव समझने की कोशिश करोगे तो आपका एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। लेकिन अगर आप वहीं से फिनिश करने के चक्कर में पड़ जाओगे तब आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं बनेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं आपको पूरी पीडीएफ एक साथ तो नहीं देने वाला हूँ, करेक्ट। बट हाँ, आपको धीरे धीरे टाइम के साथ वहां मैं पीडीएफ देता जाऊंगा। चलिए, अब देखिए, ये तो था टाइप्स ऑफ इरिगेशन, लेकिन अब हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन की। ठीक है, आपके एडमिशन से रिलेटेड भी जितने भी क्वेरीज हैं वो आप वहां भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, अब हम बात करेंगे टेक्निक्स। टेक्निक्स का है कि सर आप सरफेस पे प्रोवाइड कर तो रहे हो, ठीक है, सरफेस पे आप प्रोवाइड कर तो रहे हो, लेकिन आप एक बात बताओ कि किस टेक्निक से दे रहे हो, किस टेक्निक से दे रहे हो। ठीक है, तो देखो सर, लिंक शेयर करिए टेलीग्राम का। बेटा लिंक टेलीग्राम का ही बताया तो @study nation civil, @study nation civil, है ना। चलिए, करेक्ट, आगे बढ़िए। इस यूजर नाम से सिविल इंजीनियरिंग टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। चलिए, अब आइए देखिए टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, और अपने क्लासमेट्स को जरूर बताना है आपको कि यहाँ पे कंप्लीट कोर्स चल रहा है इरिगेशन का फ्री, ठीक है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे बेनिफिट ले पाए। ओके, चलिए, अब देखिए टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन में बहुत आपने बार बार आपने सुना होगा कि सर फ्री फ्लडिंग है, वाइल्ड फ्लडिंग है, बॉर्डर इरिगेशन है, फरो इरिगेशन है, और उसमें आपको डाउट भी रहा होगा। मुझे आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर ये समझ में ही नहीं आता एक्चुअली में कि ये है क्या, ठीक है, या इनके बीच का जो प्रॉपर डिफरेंस है, डिफरेंस समझ में आता। तो 6-7 टेक्निक है और आज के बाद आपको डाउट रहेगा नहीं, आज के बाद क्लियर हो जाएगा आपका इस चीज से रिलेटेड पूरा जो भी आपका डाउट है, ठीक है। तो टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन है कि कैसे हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब आपका जो है
आपके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए, आंख नाक कान पूरी तरह से खुला होना चाहिए और बिल्कुल ध्यान से सुनना है अब मेरी बात, ठीक है। और जहां भी डाउट आएगा फटाक से कमेंट पोस्ट कर देना है, वहीं पे सॉल्व करा लेना, ठीक है। क्योंकि जब तक आप डिफरेंस नहीं समझोगे, टेक्निक समझना तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक इन टेक्निक्स के बीच में डिफरेंस नहीं समझोगे, जब तक इन टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट नहीं समझोगे, तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा एमसीक्यू का। क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा, न्यूमेरिकल जो आएगा, वो बहुत न्यूमेरिकल आपको कंफ्यूज करेगा। न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, जो भी थ्योरेटिकल सवाल आएंगे न्यूमेरिकल एक एक से बनता है बस, वो कंफ्यूज करेगा। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए, आपको बहुत ध्यान से सिर्फ ये नहीं समझना है कि टेक्निक्स क्या है, आपको इनके बीच का डिफरेंस भी समझना है, करेक्ट। तो चलिए, सबसे पहला बहुत कॉमन तरीका जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने ये तरीका तो जरूर देखा होगा, और उसको हम कहते हैं क्या, फ्री फ्लडिंग, और या हम कहते हैं क्या, वाइल्ड फ्लडिंग। वाइल्ड फ्लडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी कंट्रोल नहीं है, पानी जिधर से आ रहा है जिधर जा रहा है, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यस आयुष, बिल्कुल सही शेयर किया आपने, बिल्कुल सही, करेक्ट, यस, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, है ना। चलिए अब देखिए, फ्री फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग जो है, तो फ्री फ्लडिंग वाइल्ड फ्लडिंग का नाम ही इसका क्या है, वाइल्ड फ्लडिंग है। क्यों इसका नाम वाइल्ड फ्लडिंग है? क्योंकि यहां पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, देयर इज नो कंट्रोल, ठीक है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हम इसको ठीक है। तो सिंस, अब मैं आपको डायग्राम से भी सब समझाऊंगा, घबराइए मत। सिंस वाटर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, या वाटर मूवमेंट ऐसे लिखो ज्यादा बेहतर होगा, सिंस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। अब देखिए यहां पे समझना है, बिल्कुल ध्यान आपका बिल्कुल 100% होना चाहिए। सिंस मूवमेंट ऑफ वाटर is not restricted, okay, ठीक है। hence field is flooded by some uncontrolled opening, एक सेकंड बेटा, by some uncontrolled openings। अब देखिए इसको समझिए, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए समझिए भाई, मैंने कहा कि मेरे पास ये पूरा का पूरा क्या है, फील्ड है। अब बहुत ध्यान समझना, मेरे पास क्या है, ये पूरा का पूरा फील्ड है, और इस फील्ड की मुझे इरिगेशन करनी है, लेकिन मुझे फ्री फ्लडिंग करनी है, वाइल्ड फ्लडिंग करनी है, कोई भी अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग बोलेगा तो भी यही है। देखिए अब इसका मतलब समझो, इस फील्ड में मैं एक अपनी मेन सप्लाई लाऊंगा, इसमें क्या करूंगा, इस फील्ड में अपनी, चाहे इस किनारे चाहे इस किनारे, किसी भी एक किनारे क्या करूंगा, अपनी एक मेन सप्लाई लेके आऊंगा। तो मैंने क्या किया कि इस फील्ड के किनारे से, या फील्ड के जिस पोर्शन को भी मुझे इरिगेट करना है, मैं एक तरफ अपनी मेन सप्लाई लाया, और मैंने कहा कि सर जी इसमें पानी आ रहा है, एंड दिस इज आवर मेन सप्लाई, दिस इज आवर मेन सप्लाई। अब इस मेन सप्लाई में से क्या करूंगा कि मैं कुछ सब्सिडरी सप्लाई लूंगा, मतलब इस मेन सप्लाई से इधर एक और सब्सिडरी सप्लाई, क्योंकि मेन नहर से ही तो इरिगेट करते नहीं हो, उससे में से आप क्या करते हो, कुछ सब्सिडरी लेते हो ना, एक सब्सिडरी सप्लाई लूंगा। इसको मैं कहता हूं, इन दोनों को मैं क्या कहूंगा, सब्सिडरी सप्लाई, जो हमने मेन सप्लाई से लिया है, ठीक है। अब देखिए, स्पेलिंग पे नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट पे चाहिए। तो मेन सप्लाई, ये मेन सप्लाई पानी देगा किसको, सब्सिडरी सप्लाई को, और इन सब्सिडरी सप्लाईज में मैं क्या करूंगा, जगह जगह पे ओपन कर दूंगा, और ये मेरे फील्ड को इरिगेट करता रहेगा। पानी कहां जा रहा है, नहीं जा रहा है, किधर जा रहा है, हमको इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो दीज आर द अनकंट्रोल्ड ओपनिंग, ये अनकंट्रोल्ड ओपनिंग है। अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड ओपनिंग क्या होती है, जब इसके आगे मैं बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। सो दीज आर द अनकंट्रोल्ड ओपनिंग, ये हमारी क्या है, अनकंट्रोल्ड ओपनिंग है। और इन कंट्रोल्ड ओपनिंग के थ्रू सब्सिडरी सप्लाई से पूरा का पूरा पानी मेरे फील्ड्स में भरता जा रहा है, और मेरे फील्ड्स में जितने भी हमारे क्रॉप्स हैं वो क्या करते जा रहे हैं, पूरा का पूरा पानी लेते जा रहे हैं। तो करना हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, हमने कुछ नहीं किया, हमने मेन सप्लाई में से अपने काम की सप्लाई निकाली, और उस सप्लाई को 2-3 जगहों से ओपन कर दिया। हमने जरा भी लोड नहीं लिया दिमाग पे कि पानी कहां जा रहा है, कहां से जा रहा है। अब आपको पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो यह भी पॉसिबल है कि सर एक तरफ पानी ज्यादा भर जाए, सर एक तरफ पानी कम भरे, सर पानी हो सकता है फ्लो करके निकल जाए। बिल्कुल सही बात है, इन सब चीजों की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये इसमें नहीं करेंगे। जैसे बगीचे में नींबू एक यहां लगा है, और एक नींबू यहां लगा है, और एक नींबू यहां लगा है, एक नींबू यहां लगा है, तो मैं ऐसे खेतों की सिंचाई इससे नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ये हर जगह पानी भर देगा, और जब हर जगह पानी भर देगा और हर जगह मेरा पौधा है ही नहीं, हर जगह मेरा क्रॉप है ही नहीं, तो फिर मैं ऐसी सिंचाई क्यों करूंगा। सिंपल सा मेरा फंडा है कि इट इज रिकमेंडेड फॉर दोज क्रॉप्स ओनली विच आर
क्लोज ग्रोइंग, सो आप कहेंगे कि इट इज रिकमेंडेड फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली, रिकमेंडेड फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली। याद रखिएगा, क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली किसके लिए होगा? क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। क्यों? क्योंकि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के इसलिए होगा क्योंकि ये अपने फील्ड के हर एक पॉइंट को इरिगेट कर देगा, हर एक पॉइंट पे पानी भर देगा, और जब हर एक पॉइंट पे पानी भर देगा तो अगर वो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप नहीं रहेगा तो मेरा पानी बर्बाद जाएगा। वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल लेस एफिशिएंट मेथड होती है ये, बिल्कुल भी रिकमेंडेड मेथड नहीं होती है ये, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास पानी की अबंडेंस है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है और उसके पास टाइम भी बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसे करते हैं। और जनरली किसान ऐसा करते हैं, जो नदियों के किनारे हैं, जिनका पर्सनल पंपिंग सेट है, वो क्या करते हैं? अनकंट्रोल्ड ओपनिंग करके खेतों को भरने देते हैं। करेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा कि एक बात आपको और अश्योर करनी है कि लेवल होना चाहिए, स्लोप नहीं होना चाहिए फील्ड में, वरना क्या होगा कि अगर आप एक तरफ से भर रहे हैं और एक तरफ से पानी बह के निकल जा रहा है दूसरी तरफ, तो वो आपके काम का नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्रॉप्स क्या है? क्लोज ग्रोइंग है, क्रॉप क्या है? क्लोज ग्रोइंग है, पास पास है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस फील्ड या दिस ग्राउंड टू विच वी आर इरिगेटिंग, दैट इज ऑल्सो लेवल, देयर इज नो स्लोप इन द ग्राउंड ऑल्सो। ये भी चीजों का ध्यान आपको रखना है। करेक्ट? हाँ बिल्कुल, कह सकते हो फॉर राइस एंड वीट। लेकिन देखो, वीट के लिए कर सकते हैं, राइस के लिए हम थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन यूज करते हैं। राइस के लिए हम अपडेटेड वर्जन क्यों? राइस में हम अनकंट्रोल्ड ओपनिंग नहीं रखते, बीच में यहां पे हम कंट्रोल करते हैं। बताऊंगा मैं आपको राइस की बात जो आप जितेंद्र कर रहे हैं, तो राइस में मैं आता हूं। राइस में एक्चुअली हम लेवल फ्लडिंग कर देते हैं। देखो चलो, आप राइस के लिए, तो मैंने पहले चेक फ्लडिंग बता देता हूं। चलो, जितेंद्र ने बोल दिया सर राइस के लिए क्या करते हैं, तो मैं आपको यहां समझा देता हूं। चेक फ्लडिंग कुछ नहीं है, चेक फ्लडिंग उसी का पार्ट है, उसी का पार्ट है, ठीक है, उसी का पार्ट है। लेकिन कैसे है देखो, समझाता हूं। चेक फ्लडिंग में कुछ नहीं, मैं लिखूंगा, आई राइट अबाउट द चेक फ्लडिंग, लेकिन मैं आपको यहां डायग्राम बना दूं। ये वही मेन सप्लाई, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ये वही मेन सप्लाई, वही मेन सप्लाई से सब्सिडरी सप्लाई, मेन सप्लाई से क्या? सब्सिडरी सप्लाई, और उसी सब्सिडरी सप्लाई में ओपनिंग्स, उसी सब्सिडरी सप्लाई में ओपनिंग्स। देखो राइस की बात तुमने की, मैं बताता हूं, उसी सब्सिडरी सप्लाई में ओपनिंग्स हो गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, बस एक अंतर है कि जो कंट्रोल्ड ओपनिंग है वो कंट्रोल्ड ओपनिंग ना रह के क्या हो जाएगी? अनकंट्रोल्ड ओपनिंग ना रह के कंट्रोल्ड ओपनिंग हो जाएगी। मतलब अब हम यहां पे छोटे छोटे सेगमेंट बना देंगे, छोटे छोटे सेगमेंट, आपने देखा होगा खेतों में यार, छोटे छोटे सेगमेंट बना देंगे। तो जब हम चेक एरिया बना दे रहे हैं, छोटे छोटे सेगमेंट बना दे रहे हैं, सो दैट कि पानी हर जगह थोड़ा सा यूनिफॉर्म जाए। अब एकदम अनकंट्रोल्ड नहीं रह गया। हो सकता था कि इस वाले में आप फ्लडिंग कर रहे हैं और इसका पानी बह के इधर आ रहा है और इसका पानी बह के इधर जा रहा है, पॉसिबल था। लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें ये इसी फील्ड को इरिगेट करेगा, ये इसी फील्ड को इरिगेट करेगा, ये इसी फील्ड को इरिगेट करेगा। तो जनरली राइस के लिए हम ये यूज करते हैं अपडेटेड वर्जन। देखो फ्री तो आप कहीं करते भी नहीं है बेटा, फ्री फ्लडिंग तो यूज करना तो एकदम ही अटर नॉनसेंस है। हम हमेशा चेक एरिया बना के करते हैं। लेकिन हाँ, एक बेसिक तरीका जो था कि पहले अनकंट्रोल्ड आया, फिर हमने उसको क्या किया? कंट्रोल किया। बात समझ रहे हो? तो आप ऐसे लिखो कि दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो ये राइस के लिए यूज होता है, बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस है, बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस है, राइस के लिए यूज होता है, ये बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस है। दिस इज फॉर राइस, बिल्कुल। तो राइस के लिए अगर कहीं एग्जांपल आएगा तो बेटा चेक फ्लडिंग बोलना, फ्री फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग मत बोलना, क्योंकि वाइल्ड फ्लडिंग आप किसी के लिए यूज नहीं करते, ठीक। जनरली हम कंट्रोल एरिया बना ही देते हैं। तो आप लिखेंगे कि इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वाइल्ड फ्लडिंग। लेकिन याद रखना बेटा, इन सब में आपको एक बात बता दे रहा हूं कि लैंड कैसा होना चाहिए? लेवल होना चाहिए, स्लोप नहीं होना चाहिए, स्लोप नहीं होना चाहिए, लेवल लैंड होना चाहिए। क्योंकि अगर स्लोपी लैंड होगा तो मैं बॉर्डर फ्लडिंग करता हूं, उसके बारे में आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। ये बात भी याद रखना है एवरीवन, जितेंद्र, आयुष, समीर, खगेन, एवरी सिंगल स्टूडेंट, सबको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछ रहा है या ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है कि एक लैंड मेरा लेवल है और एक लैंड मेरा स्लोपी है, तो मैं चेक फ्लडिंग यूज करूं या फिर मैं हमारा बॉर्डर फ्लडिंग यूज करूं, तो आप कहोगे सर लेवल लैंड है तो चेक फ्लडिंग, और अगर स्लोपी लैंड है तो बॉर्डर फ्लडिंग। मैं आपको नेक्स्ट वाले बता रहा हूं। तो दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म। कैसे मॉडिफाई किया सबको पता चल गया। सर आपने ये चेक एरिया बना के इसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। सर आपने चेक एरिया बना के क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आपको सबको क्लियर हुआ? बोलो हाँ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए कमेंट, है ना। तो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म, है ना। सो ओके, सो इट इज, हाँ, इन विच, ऐसे लिख देता हूं, चलो कंप्लीट लिख देता हूं। इन विच वाटर इज कंट्रोल्ड बाय, इन विच वाटर इज कंट्रोल्ड बाय लो एंड फ्लैट लीवीज। बेटा बस 2 ही दिन है थ्योरी, उसके बाद इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि तुमको मजा आ जाएगा। ये लिवीज कहते हैं इसको, ये हमने रेड वाला लिवीज कहते हैं, बंड्स कहते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। लो एंड फ्लैट लिवीज, मेड़ कहते हैं यार, जिसको तुम लोग मेड़ कहते हो ना, वही है लिवीज या बंड्स वगैरह को हम मेड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे मेड़ बना दिया हमने खेत में ताकि वो कंट्रोल करने लगा, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट हियर, ओके। दूसरा, इट इज बिल्कुल, अगर ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए सूटेबल है तो ये भी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए सूटेबल है। सो दिस इट इज ऑल्सो सूटेबल फॉर
ऑल्सो सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। लेकिन अच्छा एक बात समझिएगा, एक बात आपको और एग्जांपल में, हालांकि बहुत कॉमन चीज नहीं है लेकिन कभी कभी आ सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है कि सॉइल के बारे में पूछेगा कि भैया इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पर्पस क्या होता है ना कि पानी को डूबा रहना चाहिए। जैसे राइस की अगर खेती किसी ने देखी होगी, कोई बंगाल से होगा या छत्तीसगढ़ या उस इलाके से होगा जहां राइस की ज्यादा खेती होगी, तो तुमने नोटिस किया होगा कि राइस का ये जो चेक एरिया है, ये चेक एरिया में पानी डूबा रहता है, पानी डूबा रहेगा, ज्यादा देर तक रुकता है। तो आप ये जरूर यहां पे कहीं लिख दीजिएगा कि फॉर इम्परमिएबल सॉइल, जो हमारा इम्परमिएबल सॉइल है, इम्परमिएबल सॉइल, फॉर इम्परमिएबल सॉइल वेयर वाटर स्टेज फॉर लॉन्गर पीरियड, उसके लिए जरूर हम ये करते हैं, हम छोटे छोटे चेक एरिया बना के उसमें पानी भर देते हैं। ठीक है, तो वाटर स्टेज फॉर लॉन्गर पीरियड, घबराने की जरूरत नहीं है। आप नोट्स बना रहे हैं तब तो आप बहुत समझदार हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से कम समझदार हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो मैं आपको नोट्स भेजूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हर तरह की खातिरदारी आपकी की जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करिए। चलिए चलिए, यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज राइस। चलिए अब देखिए समझिए, क्योंकि राइस में हमको पानी को रोक के रखना होता है। ठीक है, चलिए हो गया, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं। अब तुम्हारा डाउट है सर अगर स्लोपी लैंड हो तो क्या करेंगे? तो स्लोपी लैंड में जो हम करते हैं, अच्छा इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है। तो जो मेरा स्लोपी लैंड है उसके लिए हम करते हैं बॉर्डर फ्लडिंग। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि सर बॉर्डर फ्लडिंग क्या है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि चेक फ्लडिंग वाज फॉर द लेवल लैंड एंड बॉर्डर फ्लडिंग वाज फॉर द स्लोपी लैंड। तो जनरली अगर लैंड क्या होगा, स्लोपी होगा। ठीक है, स्लोपी लैंड होगा, और स्लोप कितना होगा अबाउट मैं बता देता हूं, 2% के आसपास का स्लोप होता है। 2% का स्लोप समझते हो? 2% का स्लोप हो गया 1/50, 2% के आसपास हो गया मतलब 1/50 भाई, 2% सो 2/100, 2/100 हो गया 1/50। तो आसपास अगर आपसे ये भी क्वेश्चन, हालांकि इतना डिटेल में जाएगा नहीं वो, लेकिन बट इवन अगर आपसे पूछ लेता है कि सर स्लोपी लैंड के लिए आप यूज कर रहे हैं बॉर्डर फ्लडिंग, तो स्लोप कितना, तो जनरली ऐसा भी नहीं कि पहाड़ में ही खेती कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको पता है कि बहुत सारी उसमें अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, पहाड़ों में खेती हम करते हैं तो वो अलग मेथड्स है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो है ये हम 2% के पास, 2% का स्लोप जनरली नेकेड आई से बहुत ध्यान से देखोगे तो ही दिखेगा, वरना पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो बॉर्डर फ्लडिंग करते हैं। अब देखो बॉर्डर फ्लडिंग करते क्या है कि पूरे के पूरे फील्ड को, पूरे के पूरे फील्ड को हम क्या करते हैं, एक छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं पूरे कंप्लीट लैंड को। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आई विल राइट हियर एग्रीकल्चरल लैंड इज कंप्लीटली बेटा पूरी इरिगेशन होगी, याद रखिएगा, है ना, डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लो एंड फ्लैट लीवीज, वही जिसको मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मेड है ना, कॉल्ड एज बॉर्डर। अब देखो ऐसे समझो, कॉल्ड एज बॉर्डर। अब मैं आज तुमको बता दे रहा हूं, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। सपोज दैट तुम्हारे पास ये क्या है, फील्ड है, ठीक, और ये फील्ड स्लोपी है। सपोज दैट ये फील्ड क्या है, स्लोपी है। अब अगर ये फील्ड स्लोपी है तो स्लोप इधर को है, मान लो स्लोप इधर को है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे फील्ड को, मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूंगा। अब सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि स्लोप था इधर, क्योंकि क्या था, स्लोप था इधर, तो स्लोप था इधर, तो मैंने यहां पे क्या किया, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, स्ट्रिप 1, स्ट्रिप 2, स्ट्रिप 3, आई एम सॉरी अगेन। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि मौसम चेंज होता है तो आपको अपनी हैबिट्स नहीं बदलनी चाहिए। आप समझ गए होंगे हिंट क्यों सर्दी हुई है। चलिए अब देखिए मेन सप्लाई आई। अब इस मेन सप्लाई से मैंने यहां पे ओपनिंग कर दी, मेन सप्लाई से मैंने ओपनिंग कर दी, मेन सप्लाई से मैंने ओपनिंग कर दी, मेन सप्लाई से मैंने यहां ओपनिंग कर दी। होगा क्या कि क्योंकि स्लोप है तो पानी धीरे धीरे अपने आप क्या होता जाएगा, बहता जाएगा आगे। फिर ये वाला धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बहता जाएगा आगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे पानी क्या होगा, आगे बहता जाएगा। धीरे धीरे पानी क्या होता जाएगा, बहता जाएगा। पूरे के पूरे फील्ड में ऑटोमेटिक पानी धीरे धीरे बहता चला जाएगा, और इस स्ट्रिप को पूरी तरह से क्या कर देगा, इरिगेट कर देगा। और यहां पर आगे हमारे पास ड्रेन होता है। अगर बहुत ज्यादा स्लोप होता है तो जो एक्सेस वाटर है वो हम ड्रेन से नीचे जो नाली है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से कलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं क्योंकि मिट्टी। I'll be back in a minute, ठीक है, आप घबराइए नहीं, ये समझ आ गया ना आपको। I'll be back in a minute।
ओके, तो समझ आया क्या? समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या सबको समझ आया क्या? व्हाट इज द बॉर्डर बॉर्डर फ्लडिंग क्या है? बॉर्डर इरिगेशन क्या है? देखो, क्या है बॉर्डर फ्लडिंग? बॉर्डर फ्लडिंग में हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमारे पास स्लोपी लैंड है, कंफ्यूजन आज के बाद बेटा आपको होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास स्लोप, सॉरी नॉट लेवल, स्लोपी लैंड है, तो उस पूरे के पूरे स्लोपी लैंड को हमने अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में। और जब स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया है तो हर एक स्ट्रिप की एक एक ओपनिंग से हम क्या कर रहे हैं? इरिगेशन कर रहे हैं। जब हर एक स्ट्रिप से इरिगेशन कर रहे हैं तो ये पानी यहाँ पे पूरे के पूरे स्ट्रिप को इरिगेट कर दे रहा है। जल्दी बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। बेटा यस मत बोला करो, हाँ बोला करो, मुझे अच्छा लगता है, हाँ ज्यादा मुझे अपीजिंग लगता है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया? बोलो हाँ, जल्दी बोलो। क्लियर हो गया? अब देखो, इसमें बनता है एक न्यूमेरिकल, इसमें बनता है एक न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल ये समझ आ गया ना? अगर आप आपसे कोई पूछे कि बॉर्डर फ्लडिंग और चेक फ्लडिंग में क्या डिफरेंस है, तो बता दोगे? बोलो, बॉर्डर फ्लडिंग और चेक फ्लडिंग में क्या डिफरेंस है, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? भाई इस बॉर्डर फ्लडिंग में हमने छोटे छोटे स्ट्रिप में बांधा, क्यों? क्योंकि स्लोपी लैंड था। और इस चेक फ्लडिंग में हमने कंट्रोल कर दिया, क्योंकि इस अनकंट्रोल्ड ओपनिंग को कंट्रोल कर दिया। क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस जितेंद्र, खगेन, यस आयुष, अमीर, एवरीवन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब देखो, इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल क्या बनता है? न्यूमेरिकल ये बनता है कि सपोज दैट तुम्हारे पास ये ओपनिंग है, और इस ओपनिंग से पानी निकल रहा है क्यू डिस्चार्ज से। बहुत ध्यान सुनना। और इस स्ट्रिप की का एरिया है ए। ध्यान सुनना, इससे पानी निकल रहा है क्यू डिस्चार्ज से, और इस स्ट्रिप का एरिया है ए, और इसमें जो डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए वो चाहिए वाई। ध्यान सुनना, जो हमारे पास ओपनिंग है उस ओपनिंग से डिस्चार्ज है क्यू, स्ट्रिप का एरिया है ए, और जो पानी चाहिए वो चाहिए वाई। तो कितने वक्त में एक स्ट्रिप पूरा इरिगेट हो जाएगा, ये स्ट्रिप कितने वक्त में इरिगेट हो जाएगा, इसके बारे में ये पूछता है आपको, ठीक है? करेक्ट। सो मैं यहां लिखूंगा कि लेट, हाँ बॉर्डर स्लोपी लैंड कन्फाइंड स्मॉल स्ट्रिप, यस खगेन, यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर मैं यहां पे समझने की कोशिश करूं तो आई वुड से हियर कि लेट डिस्चार्ज थ्रू सप्लाई इज क्यू, लेट डिस्चार्ज थ्रू सप्लाई इज क्यू, क्यू है ना? लेट डिस्चार्ज थ्रू सप्लाई इज क्यू, डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर flowing through strip, depth of water flowing through strip is y, through strip is y। याद रखिएगा बेटा, इस पे बनता है सवाल, है ना? y, है ना? एंड एरिया ऑफ लैंड टू बी इरिगेटेड इज ए, आपको बता दिया था। एंड एरिया ऑफ लैंड टू बी इरिगेटेड, लैंड सिस्टमेटिक लिखना थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि नोट्स अच्छा रहेगा तो वापस रिवाइज करके आप वापस क्लास में आ सकते हैं। तो ये है कि अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दैट एरिया, अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट दैट एरिया, रिक्वायर्ड टू इरिगेट दैट एरिया, मतलब ए एरिया, इसका जो टाइम है वो ये है, कितना कि 2.303 वाई। अरे हाँ बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 सही है खगेन, एकदम सही, एकदम सही, बिल्कुल सही है। वाई log 10 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एफ, एफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, ठीक है? इतने टाइम, अगर मैं टाइम को इन्फिनिटी वक्त के लिए छोड़ दूं, अगर वक्त को मैं इन्फिनिटी टाइम के लिए छोड़ दूं, तो इन्फिनिटी टाइम के लिए छोड़ दूं तो एरिया क्या हो जाएगा? ए मैक्स हो जाएगा, ए मैक्स हो जाएगा, ए मैक्स हो जाएगा, एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मैं इन्फिनिटी टाइम के लिए ओपनिंग कर दूं, मतलब यहां से जो मैं इरिगेशन कर रहा हूं इसको मैं इन्फिनिटी टाइम के लिए छोड़ दूं, इन्फिनिटी टाइम के लिए छोड़ दूं, तो एरिया क्या हो जाएगा? ए मैक्स हो जाएगा। और एरिया ए मैक्स हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अगर टाइम को इन्फिनिटी होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? इन्फिनिटी होना पड़ेगा, और इसको इन्फिनिटी होने के लिए नीचे वाले को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। तो फॉर टी टू बी इन्फिनिटी क्यू माइनस एफ ए को करूंगा जीरो, तो यहां पर हो जाएगा क्यू माइनस एफ ए मैक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो ए मैक्स मिलेगा क्यू डिवाइडेड बाई एफ। अभी मैं एक न्यूमेरिकल से आपको समझाता हूं, करेक्ट? चलो सीधा एक न्यूमेरिकल लो और मैटर फिनिश करो, सीधा एक न्यूमेरिकल लो और मैटर फिनिश करो। यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है, यूनिट्स आपको आसानी से ध्यान रखनी है, ठीक? एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड, ध्यान सुनिएगा, उसी फॉर्मूले में रखूंगा, काम हो जाएगा आपका। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड, ये एग्जाम का ही सवाल है। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड to irrigate plot of strip, to irrigate a strip of land of
स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑफ 0.04 हेक्टेयर, 0.04 हेक्टेयर है ना, फ्रॉम अ ट्यूबवेल फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज है भाई साहब। ओके, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो दी है वो दी है 5 सेंटीमीटर पर आवर। दुनियादारी चीज नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं है ना। एंड एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो जो है, ये जो एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो है ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तुमको पता है कि अगर इस स्ट्रिप से ऐसे समझो कि यहां से अगर क्यू डिस्चार्ज निकल रहा है इससे, और इसका ए एरिया है, और अगर वाई सेंटीमीटर करना है, तो जो टाइम लगेगा इसको इरिगेट करने में वो लगेगा 2.303 वाई डिवाइडेड बाई एफ लॉग बेस 10 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एफ ए। पुट करो, यहाँ पे पुट करो 2.30, सबको मीटर और सेकंड में रखना है। वाई क्या है? वाई है एवरेज डेप्थ, कितना? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर तो 10 इंटू 10⁻²मीटर। याद रखिएगा सबको किस में करना है, मुझे कन्वर्ट करना है मीटर और सेकंड में, करेक्ट। तो 10 सेंटीमीटर हो गया। जल्दी बोलो, आगे क्या बोल रहा है कि ये हो गया तुम्हारा क्या, 5 सेंटीमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं कि 5 सेंटीमीटर पर आवर है, तो 5 सेंटीमीटर तो 5 इंटू 10⁻², और पर आवर नीचे होना चाहिए, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आवर करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, पर आवर, चलो तो आवर में ही रहने देते हैं, तो सबको मीटर और आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, सबको मैं क्या करता हूं, मीटर और आवर में कन्वर्ट करता हूं। टाइम आवर में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, चलिए यहां पे लीजिए, यहां पर लीजिए, या चलिए इनको 60 सॉरी ओके, फिर यहां पे कन्वर्ट करिए। डिस्चार्ज क्या है? 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसको भी क्या कर देना है, 0.02 मीटर क्यूब पर आवर में कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे भी रखिएगा क्यू की वैल्यू, यहां पे भी रखिएगा क्यू की वैल्यू 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड है। अब पर सेकंड तो नीचे सेकंड होगा, तो सेकंड को कर दीजिएगा किसमें, आवर में कर दीजिएगा। तो आवर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 से 60 हो जाएगा। या अगर हम यहां नहीं भी कन्वर्ट करते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको हल्का सा भी मैथ का आइडिया है, मैं इसको नहीं भी कन्वर्ट करता हूं और यहां पे भी आवर बना देता हूं तो भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि आप ऐसे समझो, मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यू को मैंने अगर मीटर क्यूब पर सेकंड ही रहने दिया, ठीक है, और यहां पे भी मीटर क्यूब पर सेकंड ही रहने दिया, और माइनस एफ ए, और एफ को यहां पे मीटर पर सेकंड और इंटू मीटर स्क्वायर रखा, तो मीटर क्यूब पर सेकंड में से मीटर क्यूब पर सेकंड माइनस हुआ, नीचे मीटर क्यूब पर सेकंड बचा, और उसको मीटर क्यूब पर सेकंड से कर दिया, तो ये यूनिटलेस हो जाएगा ना। तो नीचे अगर अंदर में नहीं भी कन्वर्ट करता हूं, जैसे मैंने आपने बोला कि सर यहां पे आवर में रखा है टाइम, आपने ये देखो, ये इरिगेशन का पार्ट नहीं है, ये जनरल ऑपरेशन है, ये आपको समझ। जैसे आपने बोला सर यहां पर आपने क्या किया कि सेंटीमीटर पर ये जो सेंटीमीटर पर आवर था इसको आपने सिंपल मीटर पर आवर कर दिया, और अंदर जो डिस्चार्ज है उसको मीटर पर सेकंड में रख रहे हो। तो बेटा अंदर अगर डिस्चार्ज को मीटर पर सेकंड में रखता भी हूं तो ये जो होल टर्म है ना, ये होल टर्म यूनिटलेस आएगा। तो ये हमको क्या फर्क पड़ता है, उसका तो हमको लॉग लेना है। तो अंदर नहीं भी चेंज करता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 0.02 ही रखने दिया काम आसान करने के लिए, माइनस 0.02 0.02, या आपको ये आपका काम है, मतलब ये इसमें बहुत ज्यादा इरिगेशन नहीं लग रही है, मैथमेटिक्स लग रही है। तो 0.02 माइनस एफ। अब देखिए एफ को मीटर पर आवर में रखना है। ठीक है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में रखना है। क्यों? क्योंकि क्यू को यहां पे अब मैंने मीटर क्यूब पर सेकंड में रख दिया, और इससे मैं ये माइनस करूंगा तो ये यूनिट मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप यहां पे रख दो 0 पॉइंट कितना है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया है 1 सेकेंड, 0.04 हेक्टेयर। तो 0.04 हेक्टेयर को तो चलो कर दो 10⁻⁻4 से ये हो गया, सॉरी +4 से ये हो गया मीटर स्क्वायर, करेक्ट। और एफ की बात करते हैं तो एफ 5 सेंटीमीटर पर आवर है, तो 5 मीटर पर आवर कर देना है, तो 5 इंटू 10⁻² कर देना है, और आवर में यहाँ पे 60 इंटू 60 कर देना, तो सेकंड हो गया। तो ये भी मीटर क्यूब पर सेकंड, ये भी मीटर क्यूब पर सेकंड, ये भी मीटर क्यूब पर सेकंड, पूरा माइनस किया, यूनिटलेस हो गया। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी, अब क्योंकि बाहर वाला ये आवर में है तो आवर में आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 0.6506 आवर, और अगर मिनट में रखोगे तो 39.0577 मिनट। देखिए कुछ भी नहीं किया है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं बेटा, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि इस टी में मैंने 2.303 वाई की वैल्यू मैंने रखी, एफ की वैल्यू रखी, वाई की मैंने रखी सेंटीमीटर में, और एफ की मैंने सेंटीमीटर पर आवर में रखी। तो ऊपर बचेगा मेरा मीटर, और यहां पे बचेगा मीटर पर आवर, तो कट के टी ऑटोमेटिकली मुझे किस में मिलेगा, आवर में मिलेगा। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉग के अंदर आपने क्यू को कैसे मैनेज किया, इन दोनों की यूनिट सेम कर देना, वरना ये इसमें से माइनस नहीं होगा, और इन दोनों की यूनिट सेम कर देना, वरना ये एक से कैंसिल नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? तो यहां से तो इसका जो मेरा फाइनल आंसर आया वो 0.39 आवर आया। अब अगर आपको ये भी करना है कि ए मैक्स चाहिए, अगर आपको ए मैक्स चाहिए तो ए मैक्स क्या होता है, क्यू बाई ए होता है,
क्यू बाई एफ होता है, तो क्यू बाई एफ रख दो, तो 0.02 रख दो, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इंटू अगर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये लो मीटर क्यूब पर आवर कर दिया और एफ को मीटर पर आवर में कर दिया, तो यहां से जो कैंसिल होगा ये हो जाएगा 1440 मीटर स्क्वायर, तो एरिया 1440 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, और न्यूमेरिकल कर लेंगे। अगर ये फॉर्मूला पता है तो बेटा आसानी से कर लोगे, और इसमें बहुत ज्यादा सीखने लायक कुछ है भी नहीं इस फॉर्मूले में। ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहां तक? जल्दी बोलो भाई, अरे कर लोगे क्या बताओ? अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो, कोई इशू नहीं है, हम उस पर बात कर लेंगे। ठीक, कर लिया कि नहीं भाई? इतना तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपसे उम्मीद करूं मैं, इतना तो कर लोगे? बोलो, कमेंट करो, कमेंट करो। हाँ सर, वेरी गुड, है ना? कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है, नथिंग इज न्यू। हमको बस करना क्या है? यस सर, डायरेक्ट होगा नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा मतलब डायरेक्ट ही है ना। हाँ, डिराइव हो जाता है, मैंने डेरिवेशन कराया नहीं है क्योंकि हम जल्दी, हमको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर देना है फटाफट। डेरिवेशन मैंने कराया नहीं, किसी दिन कहोगे तो डेरिवेशन करा देंगे, टाइम रहेगा तो। डेरिवेशन होता है इसका, ठीक है? डायरेक्ट हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट हो जाएगा। यूनिट मैच करानी है आपको, यूनिट मैच करानी है, बस याद रखिएगा। करेक्ट? चलो एक काम करो, कर लो, नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं आपका उस पर आ जाऊंगा। आई विल कम एट देयर, आई एम सॉरी, आप मुझे बताना तो मैं दोबारा बता दूंगा या ग्रुप में बता दूंगा आपको, ठीक है? क्लियर हो गया? आंसर सही है, आंसर मेरा 0.39 जो है मिनट आएगा। इतना 0.6506 आवर आया था और इतना मिनट आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हो गया, मैं ए मैक्स भी निकाल दिया। अब हम बात करेंगे, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिन फ्लडिंग। अब देखो बेसिन फ्लडिंग का क्या मतलब है। बेसिन फ्लडिंग देखिए कुछ नहीं है, इसमें जो चेक एरिया है, चेक एरिया इज सर्कुलर, खत्म। करेक्ट? तो जैसे चेक फ्लडिंग में क्या था कि ये जो चेक एरिया था ये रेक्टेंगुलर था, सॉरी चेक फ्लडिंग में आओ यहाँ पे। चेक फ्लडिंग क्या था? चेक एरिया ये रेक्टेंगुलर एरिया है, रेक्टेंगुलर एरिया है। अब बेसिन फ्लडिंग में क्या होगा कि चेक एरिया मेरा कैसा हो जाएगा? चेक एरिया जो है मेरा बेसिन फ्लडिंग में, क्या हो रहा है भाई? लैग कर रहा है क्या? इज इट लैगिंग? टेलीग्राम पे पीडीएफ डेरिवेशन का बिल्कुल समीर, वो दे देंगे, घबराओ नहीं। ठीक, लैग लैग कर रहा है क्या? कमेंट, मेरी स्क्रीन और वो उन दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, इट इज लैगिंग लॉट। आपको स्क्रीन पे बेसिन फ्लडिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस और नो बताइए। कैन यू सी बेसिन फ्लडिंग ऑन माई स्क्रीन और नॉट? इंटरनेट कनेक्शन भी बराबर है। अरे सब पीडीएफ दे देंगे, घबराओ मत, सब पीडीएफ दे देंगे, प्रॉपर एक नोट्स भी दे देंगे और प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी दे देंगे। कैन यू सी द बेसिन फ्लडिंग ऑन माई स्क्रीन और नॉट? यस, मुझे क्यों नहीं दिख रहा यार? नहीं दिख रहा ना? हाँ, थोड़ा सा लैगिंग प्रॉब्लम हो रहा है। सर आप डेली पढ़ाते हैं? यस, एक्सेलेंट बॉय, हम डेली पढ़ाते हैं। एक्सेलेंट बॉय को भी कोई कमेंट करो टेलीग्राम ग्रुप का, फटाफट आके ज्वाइन करें। एक सेकंड में रिफ्रेश कर लूँ सिस्टम, क्योंकि मेरा सिस्टम बहुत लैग, मैं बहुत पीछे दिखा रहा है स्क्रीन। इनको टेलीग्राम ग्रुप मेरा कमेंट करिए, एक्सेलेंट बॉय आए क्लास में, डेली डेली पढ़ाते हैं और तुम पता नहीं कहाँ रहते हो। एक्सेलेंसी तो तुमको यही मिलेगी, ठीक है? योर सर्च फॉर द परफेक्ट टीचर एंड सियर, ओके? आपका सारा काम यहाँ कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, हाँ अभी सही है, अभी सही है। नाउ इट इज ओके, नाउ इट इज ओके। रुक गया था यार ये तो 11 लाइक पे और पिछले स्क्रीन पे रुक गया था। चलो नाउ नाउ इट इज ओके। सॉरी, आई एम सॉरी, आपका 2-4 मिनट बर्बाद हुआ, बट कोई बात नहीं है। अब हम, हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तीनों में कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत तीनों में? इन ऑल थ्री इरिगेशन, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? जल्दी से एक लास्ट बार आपसे कमेंट ले लिया जाए, यस नो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। करेक्ट? सर लेक्चर कितना और टाइम होगा कंप्लीट से? बेटा 1 घंटे का लेक्चर होता है, मैंने आपको बताया था, तो थोड़ी देर और चलेगा। आज थोड़ा सा लंबा खिंच गया, बट कोई बात नहीं, 1 घंटा 15 मिनट अब और चले, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें अब नहीं बची हैं। करेक्ट? हो गया क्लियर? चलिए, बेसिन फ्लडिंग में क्या है कि इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ चेक फ्लडिंग। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ चेक फ्लडिंग, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ चेक फ्लडिंग, ठीक है?
बेटा टेलीग्राम ग्रुप है @study nation civil, सिविल इंजीनियरिंग के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और यूजर नेम है @study nation civil। आ जाओ यहां, करेक्ट। अब देखो इट इज मॉडिफाइड फॉर्म, टाइम बेटा हम डेली 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे रखते हैं, टाइम थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। ओके, सो इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ चेक फ्लडिंग। अब देखो चेक फ्लडिंग का मतलब क्या है, इन विच चेक एरिया इज सर्कुलर इन शेप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो पहला क्या इंपॉर्टेंट है कि चेक फ्लडिंग का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, तो चेक फ्लडिंग का मॉडिफाइड फॉर्म है बेसिन फ्लडिंग, पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा, चेक एरिया बेसिन फ्लडिंग में कैसा होता है, चेक एरिया होता है सर्कुलर इन शेप, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट इज यूजफुल फॉर ऑर्किड प्लांटेशन, ठीक है। बागवानी वगैरह जो हम करते हैं या पेड़ जो बगीचे वगैरह लगाते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक बगीचा है, एक बगीचे में आपने पेड़ लगा रखे हैं, फूल के पेड़ लगा रखे हैं, फल फूल बागवानी लगा रखी है, तो यहां पर एक पेड़ है, तो इस पेड़ में यहां एक पेड़ लगेगा, यहां एक पेड़ लगेगा, फिर आप आगे बढ़ गए, यहां एक पेड़ आपने लगा दिया, यहां आपने एक पेड़ लगा दिया, फिर आपने यहां लगाया। इस तरीके से पूरे के पूरे फील्ड में तो नहीं लगा है। अब मैं अगर मैं पूरे फील्ड में पानी भरने लगूं, इस पूरे फील्ड में पानी भरने लगूं, तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी। क्यों बेवकूफी हो जाएगी? क्योंकि पूरे फील्ड में पौधा है ही नहीं, पौधा तो एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मेन सप्लाई से हर जगह क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर सर्कुलर चेक एरिया में क्या करूंगा, पानी में भेजूंगा, उस पर्टिकुलर सर्कुलर एरिया में पानी भेजूंगा। तो हमने क्या किया कि हम अपनी पूरे फील्ड को फ्लडेड नहीं कर रहे हैं, जैसे हम बगीचे वगैरह बागवानी वगैरह करते हैं कि सर्कुलर में चेक एरिया, आपने देखा है ना, पेड़ के साइड में चारों तरफ से इस तरीके से गोला बना देते हैं और उस गोले में ही पानी दे देते हैं। फिर दूसरी जगह जाते हैं, उसमें चारों तरफ गोला बना देते हैं, उस गोले में ही पानी दे देते हैं। तो इसको हम कहते हैं बेसिन फ्लडिंग। हमको पूरे फील्ड को फ्लडेड करने की जरूरत नहीं है, हर एरिया को पानी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी सर्कुलर एरिया में मैं जाऊंगा जहां पे मेरे बगीचे के पौधे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे फूल पत्तियां लगी हुई हैं, करेक्ट। सो दिस टेक्निक ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड एज बेसिन फ्लडिंग। बोलो हाँ, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सो दिस टेक्निक ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड एज बेसिन फ्लडिंग। ओके, यस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्किड, यस ऑर्किड प्लांटेशन लिखा है ना मैंने, अगेन मैंने ऑर्किड प्लांटेशन में लिख रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करूंगा बेटा मैं फरो इरिगेशन। अब देखिए फरो इरिगेशन क्या है, अगर किसी ने आलू की खेती देखी होगी ना, तो आलू वाले को पता चल जाएगा कि फरो क्या होता है, ठीक है। फरो इरिगेशन क्या होता है और फरो इरिगेशन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, टॉकिंग अबाउट फिफ्थ इरिगेशन टेक्निक, तो फिफ्थ इरिगेशन टेक्निक इज फरो इरिगेशन। अब देखो फरो इरिगेशन में क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर आपका पास खेत है, ठीक है, और उस खेत में ये पूरा का पूरा फील्ड है, और इस फील्ड में एक मैंने क्या बना रखी है, एक मैंने मेड़ बना रखी है, और यहां पे इसमें ऊंचाई में मैंने आलू उगा रखे हैं, फिर एक मेड़ बना दी लाइन में, फिर यहां मैंने क्या, यहां पे मैंने आलू लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक ऊंचाई में कर दिया, और यहां भी मैंने क्या कर दिया, आलू लगा दिया। तो देखो मैं जो प्लांटेशन कर रहा हूं इन रोज में, लाइन में चीजों को उगा रहा हूं। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे, बनाने की जरूरत नहीं है, इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट वाला ऐसे उठता है, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, और जो पौधा है, पौधा कहां है, इस मेड़ पर ऊंचाई पर है। तो जब पौधा इस मेड़ पर ऊंचाई पर है, तो हम क्या कर देंगे, इस बीच वाले में, ये जो बीच वाली जगह है इसमें भर देंगे पानी। इस बीच वाली जगह में क्या कर देंगे, भर देंगे पानी। जब इस बीच वाली जगह में आप पानी भर दोगे, तो इस पानी से ऑटोमेटिक पानी क्या करता रहेगा, इनमें जाता रहेगा, इनमें ये जाता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं फरो इरिगेशन। तो ये जो बीच की, ये जो नाली जैसा बना रहे हो ना बीच में, दो पौधों के बीच में, इसी को हम फरो कहते हैं। दो रोज के बीच में, दो रो, जिन रो पे हम प्लांट उगा रहे हैं, उन रोज के बीच में जो ओपनिंग है, एक्सकेवेटेड ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज फरो। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज फरो। तो बिल्कुल ये उन पौधों के लिए अच्छा होता है, उन प्लांट्स के लिए अच्छा है विच आर ग्रोज इन रो, या जो लाइनिंग में उगाए जाते हैं वो होता है, ठीक है। सो बिल्कुल ये उसका है, तो ये उसका भी मॉडिफाइड फॉर्म है। तो अगर हम इसको डिटेल बात करें, सो हाँ, सम एलिवेशन स्ट्रिप से होगा, बिल्कुल। ओके, चलिए तो मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं। अगर मैं इस फरो इरिगेशन का डेफिनेशन लिख दूं, देन आई कैन राइट इट हियर, आई कैन राइट इट व्हाट, कि इट इज सूटेबल फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स, which are planted in close growing crops, which are planted in rows, which are planted in row,
प्लांटेड इन रो। दूसरा क्या है कि पूरी फील्ड क्या होती, इरिगेट नहीं होती, ओनली 20 to 50% ऑफ एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज वेटेड, ओनली 20 to 50%, क्योंकि पूरी जगह पानी नहीं है, उस फरो में ही पानी है ना बीच में, सो ओनली 20 to 50% एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज वेटेड, एग्रीकल्चरल लैंड इज वेटेड, एग्रीकल्चरल लैंड इज वेटेड। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जब कम वेट हो रहा है तो हाँ, इवेपोरेशन लॉस इज रिड्यूस्ड, इवेपोरेशन लॉस इज रिड्यूस्ड, लॉस इज रिड्यूस्ड। ठीक है, चलिए फॉरो इरिगेशन के बाद आप अगली बात करिए स्प्रिंकलर इरिगेशन की। स्प्रिंकलर देखा है तुमने, पार्क वगैरह में गए हो, पार्क वगैरह में क्या करते हैं, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन अगर मैं आपको समझाऊं तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है कि पार्क वगैरह में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे, यू विल सी ऑटोमेटिकली कि भैया एक पाइप है, पंप है, और ऐसे ऐसे घूम घूम के चारों तरफ बारिश करवा रहा है, और उस बारिश से पूरे के पूरे ग्रास पे, पूरे के पूरे सरफेस पे हर जगह पानी पहुंच रहा है। तो आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्या करता है, आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करता है, करेक्ट, मतलब है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि वाटर इज अप्लाइड, आप वो गूगल करके देख लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइप एंड पंप, थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइप एंड पंप इन फॉर्म ऑफ स्प्रे, इन फॉर्म ऑफ स्प्रे, स्प्रे की तरह हम करते हैं, इसे स्प्रे करते हैं, या फिर यूं कहो आर्टिफिशियल रेन। अब आपको पता है कि यार इतना ज्यादा तुम इस तरीके से स्प्रे करोगे तो बहुत ज्यादा इवापोरेशन लॉस नहीं होगा। पौधे को तुम पानी को पूरा फैला दिए हो तो इवापोरेशन लॉस होगा ना, तो हाई हैवी इवापोरेशन लॉस होता है, बहुत ज्यादा इवापोरेशन लॉस होता है। लेकिन एक फायदा है, क्या फायदा है कि अगर मेरा जमीन ऐसी है कि अगर मैं पानी उस पर जाऊंगा तो जमीन इरोड हो जाएगी, जमीन कट जाएगी, जमीन अनस्टेबल हो जाएगी, या बहुत ज्यादा जमीन मेरा क्या है, परमिएबल है, पानी उस पर दूंगा तो पानी तुरंत सीप करके नीचे चला जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत हेल्प करता है, ऐसी सिचुएशन में ये बहुत हेल्प कर सकता है। तो आप यहां पे लिख देते ना कि इट कैन बी यूज्ड, क्योंकि इतना धीरे धीरे फुहारे पड़ते हैं कि जमीन को इरोड करता ही नहीं है, तो इट कैन बी यूज्ड व्हेन सॉइल इज इरोडेबल, एक सेकंड, सॉइल इज इरोडेबल, आप एडजस्ट कर लेना, आई विल सेंड यू द नोट्स, घबराना नहीं, ठीक है। ग्रेडियंट इज स्टीप, पानी बह के चला जाएगा, ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सॉइल इज हाईली परमिएबल। ऐसे सिचुएशन में हम ये करते हैं। कभी कभी हम सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं, अगर कभी हमको कोई वो एडिक्वेट वाटर यूज इन विच एरियाज आर फ्लो, हाँ गार्डनिंग वगैरह हम करते हैं, बिल्कुल है ना, परमिएबल। अच्छा, कभी कभी हमको क्या मिलाना होगा, फर्टिलाइजर्स वगैरह मिक्स करने होते हैं स्प्रिंकल में, तो स्प्रिंकलर वाटर में फर्टिलाइजर भी मिक्स कर देते हैं और वो पौधों के ऊपर छिड़क देते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो कि फर्टिलाइजर्स कैन बी मिक्स्ड, अब देखिए लास्ट जो मेरा इरिगेशन है, लास्ट जो है वो है क्या, ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन के बारे में अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे से आपको ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छे समझ में आएगा। वो यहां अगर आपको पता हो, ये सारी लोग मानते नहीं है, फोन करते रहते हैं, यहां आप ध्यान दो, मैंने बोला था आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो देखो आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन में क्या है, आर्टिफिशियल सब सरफेस में कि पहले तो ये कहां होगा, इसका एग्जांपल है, ये ड्रिप इरिगेशन का एग्जांपल है। क्या है कि जमीन के नीचे इन द रूट जोन डायरेक्टली पाइप और ड्रेन से जो हम पानी देते हैं वो कहलाता है ड्रिप इरिगेशन, करेक्ट। तो आप यहां पे लिखेगा कि डायरेक्टली अप्लाई टू द रूट जोन बाय प्रोविजन ऑफ नोजल। तो आप यहां पे लिखेंगे ड्रिप इरिगेशन में कि वाटर इज directly applied into root zone, in root zone with help of nozzle। जहां पानी की कमी होती है, जैसे यार इजराइल वगैरह में है, रेगिस्तान वगैरह में है कि पानी है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे, बिल्कुल जमीन के नीचे इवेपोरेट ना हो, थोड़ा पानी हर एक पौधे को दोगे, तो वो हम कह देंगे ड्रिप इरिगेशन। तो विद हेल्प ऑफ नोजल, तो नोजल की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं, करेक्ट। बिल्कुल इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई है, क्योंकि ड्रिप वगैरह लगाने में तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट को हम बिल्कुल कह देंगे हाई है। लेकिन इवेपोरेशन इज एब्सोल्युटली इरेडिकेटेड, कोई भी इवेपोरेशन बचेगा नहीं, नो इवेपोरेशन लॉस, है ना। चलिए ठीक है, कोई और डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज क्लास को मैं अब एंड करूंगा, अदरवाइज आई विल एंड अप द क्लास। आई होप इससे समझ में आ गया होगा। आई सेंड यू द नोट्स ग्रुप में भेज दूंगा, लेक्चर 1, 2 और 3 का, जो कल थर्ड लेक्चर होगा उसका भी नोट्स आज ही भेज दूंगा, बिल्कुल मत घबराओ। तो आज वो ग्रुप में लेक्चर 1, 2, 3 का नोट्स आपको मिल जाएगा, करेक्ट। ओके, जल्दी बताइए, इफ हैव एनी डाउट स्टिल हियर,
तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूंगा और मैं क्लास को रैप अप कर दूंगा। जल्दी बताइए, यू हैव एनी डाउट? जल्दी बताइए। चलिए, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट अगेन टुमारो। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू। यस, अब कमेंट आ रहा है।